हे गाइस, वेलकम टू पेप कोडिंग। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बिग डेटा मॉडलिंग के बारे में। हम बिग डेटा मैनेजमेंट के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, वो 6 बेसिक स्टेप्स। अब हम बिग डेटा मॉडलिंग के बारे में बात करेंगे। तो जब हम बिग डेटा मॉडलिंग के बारे में बात करते हैं, इसका मतलब कुछ नहीं है, बस हम बेसिकली डेटा को ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं। ठीक है, हम डेटा को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं ताकि वो ईजी टू अंडरस्टैंड हो। ठीक है, ईजी टू अंडरस्टैंड हो और हम उस पर क्विकली अपने एनालिसिस जो है वो रन कर पाए और हम मतलब बेसिकली इंटरप्रेट कर पाए अपने इनसाइट्स को। अगर डेटा बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, अच्छे से मैनेज नहीं होगा, मैनेज तो हम देख चुके हैं, बट ऑर्गेनाइज अगर अच्छे से नहीं होगा तो हम उसको रीड ही ना कर पाए, क्या पता अच्छे से एनालिसिस की जो हमारे इनसाइट्स है वही हम इंटरप्रेट ना कर पाए। तो इसलिए डेटा मॉडलिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि हम उससे क्लियर इंसाइट्स निकाल सकें। कैसे इंसाइट्स? क्लियर इंसाइट्स जो कि हमें साफ साफ आंसर दे, कि बताए कि जी ये करना है हमारा, तो इससे हमारा बिजनेस मूव जो है वो इफेक्टिव होगा। ठीक है, क्लियर इंसाइट्स निकाल सके, इसलिए बिग डेटा मॉडलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक बार इसकी फॉर्मल डेफिनेशन चेक करके आते हैं कि क्या है। तो अकॉर्डिंग टू बिग डेटा मॉडलिंग, जो उसकी फॉर्मल डेफिनेशन है वो ये कहती है कि ऑर्गेनाइजिंग डेटा in such a way that it is quick and easy to understand and can be easily queried for analysis so that insights can be attained। तो वही मैंने जैसे बोला कि ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम डेटा को सच अ वे कि वो क्विकली और इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। ठीक है, और उसमें हम क्वेरीज भी इजीली लगा सके या फिर हमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेरीज ना लिखनी पड़े। ठीक है, हम और जो हमारे आंसर्स आए यानी कि क्वेरी के बाद जो हमारा आउटपुट प्रोसेस डेटा है उसकी हम इनसाइट्स जो है वो क्लियरली स्टडी कर सके। ठीक है, क्लियरली स्टडी कर सके, तो इसलिए बिग डेटा मॉडलिंग हम करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि बिग डेटा मॉडलिंग के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, कि क्या क्या बिग डेटा की जो है हमारे फैक्टर्स होते हैं जो हमें कंसिडर करने पड़ते हैं जब हम बिग डेटा मॉडलिंग करते हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और देखते हैं कि क्या क्या हमारे कंपोनेंट्स हैं। तो आइए बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ बिग डेटा मॉडलिंग। तो सबसे पहला आता है हमारा स्ट्रक्चरिंग। तो बेसिकली क्या मतलब है इसका कि हमारा डेटा कैसा है, स्ट्रक्चर्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड है कि सेमी स्ट्रक्चर्ड है। अब इस बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, तो इस पे अब हम डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि आपको आइडिया है ऑलरेडी कि सेमी स्ट्रक्चर्ड स्ट्रक्चर्ड क्या होता है। बट स्टिल एक बार देख लेते हैं। स्ट्रक्चर्ड डेटा जो होगा हमारा प्रॉपर स्ट्रक्चर वाली फॉर्म में, जैसे कि हमारी जेसॉन फाइल हो गई जिसमें ऑब्जेक्ट्स प्रॉपरली बने होते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड क्या हो गया हमारा, बेसिकली ऑडियो फाइल्स हो गई, MP3 फाइल्स। ठीक है, ये हमारी होगी अनस्ट्रक्चर्ड। और सेमी स्ट्रक्चर्ड में हमारा क्या आ गया, जैसे लॉग फाइल्स हो गई। ठीक है, तो इस पे अब हम ज्यादा डीप डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि स्ट्रक्चर्ड डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा कैसे होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑपरेशंस में। ठीक है, ऑपरेशंस हमने ये मैनेजमेंट में भी डिस्कस करे थे, तो ये मॉडलिंग का भी पार्ट है कि हम कैसे कैसे ऑपरेशंस जो है, तो इसमें हम मैनेजमेंट नहीं कर रहे, बेसिकली हम डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो ऑपरेशंस लगाएंगे ये वो वाले ऑपरेशंस है। ये वो वाले ऑपरेशंस नहीं है जो प्रोसेसिंग के लिए हम लगा रहे हैं, यानी कि जो क्वेरी जनरेट कर रहे हैं या फिर एनालिसिस कर रहे हैं। ये हमारे हैं कि हम डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, हम ये वाले ऑपरेशंस के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चलिए ऑपरेशंस हम देखते हैं हमारे कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ऑपरेशन क्या आता है, हमारा फर्स्ट ऑपरेशन आता है सबसेटिंग। ठीक है, हमारा फर्स्ट ऑपरेशन आता है सबसेटिंग। तो सबसेटिंग का मतलब क्या होता है, आई गेस ये हम सबको ऑलरेडी पता ही है कि हम एक कलेक्शन ऑफ डेटा है हमारे पास, है ना, इसमें से हम कोई सबसेट जो है ग्रास्प करना चाह रहे हैं। तो ये हमारा सबसेट को जब हम ग्रास्प करते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, सबसेटिंग। ठीक है, तो जैसे कि मेरे पास कोई लिस्ट है स्टूडेंट्स की जिनमें सबके मार्क्स लिखे हैं, जैसे 93, 95, 97। ठीक है, और मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास मार्क्स आ जाए ग्रेटर देन इक्वल टू 95 वाले जितने बच्चे उन सबके मार्क्स आ जाए, तो मेरे पास वो वाली लिस्ट आ जाएगी। तो बेसिकली मैंने एक सबसेट निकाल लिया ऑन द बेसिस ऑफ अ कंडीशन। ठीक है, तो ये होता है मेरा सबसेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन आता है, नीचे चल लेते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कि हम एक स्ट्रक्चर को एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, सब स्ट्रक्चर एक्सट्रैक्शन। ठीक है, सब स्ट्रक्चर एक्सट्रैक्शन।
तो इसमें हमने कंडीशन के बेसिस पे ना कुछ वैल्यूज निकाली थी, यानी कुछ स्टूडेंट्स के नेम्स निकाले थे, ठीक है। लेकिन जब हम सब स्ट्रक्चर एक्सट्रैक्शन करते हैं तो कि जैसे कि मैं उन बच्चों के नेम्स भी निकालना चाह रही हूँ, उनके रोल्स भी निकालना चाह रही हूँ, और उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी निकालना चाह रही हूँ, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा कि मैं ऑलमोस्ट सब स्ट्रक्चर निकालना चाह रही हूँ, ठीक है। जैसे मेरे पास यहाँ पे मार्क्स भी थे, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस मार्क्स मैं इतना डेटा जो है वो अपना एक्सट्रैक्ट करना चाह रही हूँ, ठीक है। इसको मैं एक्सट्रैक्ट करना चाह रही हूँ, तो मैं बेसिकली एक स्ट्रक्चर डेटा का कुछ सब स्ट्रक्चर पार्ट जो है वो एक्सट्रैक्ट करना चाह रही हूँ, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सब स्ट्रक्चर एक्सट्रैक्शन, ठीक है। और तीसरा हमारा आता है, तीसरा ऑपरेशन हमारा आता है यूनियन, ठीक है। यूनियन में हम क्या करते हैं, आई गेस आपको यूनियन का तो आइडिया होगा, लेकिन चलिए एक बार फिर भी डिस्कस कर लेते हैं कि यूनियन कैसे होने वाला है। समझ लीजिए मेरे पास यहाँ पे कुछ रोल नंबर्स हैं और यहाँ पे मेरे पास नेम्स है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, तो और यहाँ पे नेम्स है लिज, कारा एंड सारा, ओके, ठीक है। और ये समझ लीजिए ये है मेरी मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं ये बेसिकली, ठीक है। ये मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पे मेरी इंग्लिश के स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश के जब मैं स्टूडेंट्स की लिस्ट बनाती हूँ तो यहाँ पे जो लिज है ना उसने इंग्लिश भी ले रखा है, तो इसका रोल यहाँ पे भी आएगा, नेम्स में भी लिज आ जाएगा हमारे यहाँ, ठीक है। तो इस लिज ने मैथ्स भी सब्जेक्ट ऑप्ट कर रखा है, इंग्लिश भी ऑप्ट कर रखा है, उसके अलावा और कोई कॉमन नहीं है ना, समझ लीजिए। उसके अलावा हमारे पास रोल नंबर 4 का एक बच्चा आता है, सॉरी, तो रोल नंबर 4 का हमारा कोई बच्चा आता है तनिष, ठीक है। एंड रोल नंबर 5 का कोई आता है राम, ठीक है। तो ये हमारे पास सारे बच्चे आ गए, ठीक है। हमारे पास ये 2 सेट हैं बेसिकली, ठीक है। ये यूनियन जो है क्या मेरा सेट ऑपरेशन है, ठीक है, सेट ऑपरेशन है, ठीक है। अब मैं मैथ्स वाले सेट पे और इंग्लिश वाले सेट पे यूनियन लगाती हूँ, तो मेरा जो रिजल्टेंट सेट आएगा ना वो क्या आएगा कि ये जो मेरा कॉमन वाला है ना ये मेरा 2 बार ऐड ना हो के एक ही बार ऐड होगा और मेरे पास रोल नंबर की लिस्ट आ जाएगी। तो बेसिकली क्या होगा कि रोल, और मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 और 4 5 और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो नाम है वो आ जाएंगे, ठीक है। 1 मेरा 2 बार रिपीट ना होगे, एक ही बार आएगा, यानी कि लिज, कारा, सारा एंड देन तनिष, राम। तो ऐसे मेरे पास सबके नाम आ जाएंगे, 1 रिपीट नहीं होगा, 1 को हम यूनिकली ही कंसिडर करेंगे। तो ये हमारा ऑपरेशन हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, यूनियन, ठीक है। नेक्स्ट हम कंसिडर करेंगे जॉइन ऑपरेशन, ठीक है। ये हमारा था तीसरा ऑपरेशन। फोर्थ ऑपरेशन है हमारा जॉइन ऑपरेशन। तो जॉइन ऑपरेशन में क्या होता है, जॉइन, ठीक है। जॉइन में क्या होता है, तो जॉइन ऑपरेशन को भी हम एक एग्जांपल के थ्रू ही समझते हैं। तो जैसे कि हमने लिस्ट कंसिडर करती है, यहाँ पे भी हम वही करते हैं, जैसे रोल है हमारे पास और यहाँ पे नेम्स है, ठीक है। तो मेरे पास कुछ रोल नंबर है 1 2 3 4 और यहाँ पे लिज, कियारा, सारा एंड पॉल, ठीक है। तो ये सारे हमारे नेम्स हैं और इनसे एसोसिएटेड इनके रोल नंबर्स हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक और सेट है जिसमें क्या है, उसमें भी रोल है लेकिन उसमें नेम ना होके उसमें हमारे सब्जेक्ट के नाम है कि किस रोल नंबर ने कौन कौन से सब्जेक्ट्स ऑप्ट कर रखे हैं, ठीक है। तो जिसमें यहाँ पे ऐसे था 1 के पास जो था वो मैथ्स था एंड 3 के पास जो था वो इंग्लिश था, और बस इतनी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, ठीक है। अब मैं इन दोनों सेट्स पे जब जॉइन ऑपरेशन लगाऊंगी तो क्या होगा, ठीक है। इन पे मैं जब जॉइन लगाऊंगी तो क्या होगा, जॉइन लगाने पे क्या होगा कि हमारा ये दोनों सेट्स जो हैं वो एक साथ जॉइन तो हो जाएंगे लेकिन वही वाले रोल नंबर्स जॉइन होंगे जो कि एक्चुअली में सेकंड सेट में मेंशन्ड है बेसिकली, जिसमें कम है। तो कैसे होगा ये बेसिकली कि रोल तो यहाँ पे आएगा ही और यहाँ पे नेम भी आएगा और यहाँ पे सब्जेक्ट भी आएगा, ठीक है। तो नेम, रोल और सब्जेक्ट और आएगा 1 और 3, ठीक है। 1 कौन थी, लिज थी, 3 कौन है, सारा है, ठीक है। और 1 के सब्जेक्ट क्या है, मैथ्स है एंड सारा के सब्जेक्ट इंग्लिश है,
तो ये हमारा जॉइन का जो होगा वो रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, कि हमने सिर्फ 1 और 3 हमारा यहाँ पे इन दोनों में कॉमन था, तो हमारा सिर्फ वही जोड़ के जो है वो जॉइन ऑपरेशन से आएगा। ठीक है, और यूनियन में हम क्या कर रहे थे, यूनियन में तो हमारा अलग ही हिसाब था कि जब हमारे ये दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, मतलब ये दोनों जो इसमें कॉमन थे वो एक ही बार आएंगे, और इसमें हम जॉइन में अलग चीज कर रहे हैं कि हम दोनों सेट्स को बेसिकली जॉइन कर रहे हैं। ठीक है, तो यूनियन और जॉइन के बारे में हमने बात करी, तो यही थे हमारे ऑपरेशंस में जब हम डेटा मॉडलिंग करते हैं, यानी कि जब हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं तो हम यही ऑपरेशंस लगाते हैं। ये बहुत ही बेसिक ऑपरेशंस थे जिनके बारे में हमने बात करी। इनफैक्ट और भी बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, बट अभी हम सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं, तो हमने यही समझा है कि जॉइन होता है, यूनियन होता है, और ये सब हम पढ़ चुके हैं एक्चुअली में, ऑपरेशंस वगैरह, है ना। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं अपना क्या कहते हैं तीसरा जो हमारा था। ठीक है, तीसरा जरा ऊपर देख कर आते हैं क्या था, अगर आपको याद हो। तीसरा हमारा क्या होता है डेटा मॉडलिंग का कंपोनेंट, वो होता है कॉन्स्ट्रेंट्स। ठीक है, तो अब कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होता है, कॉन्स्ट्रेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हम अच्छे से समझेंगे। कॉन्स्ट्रेंट्स हमारा बेसिकली क्या होता है, वो हमारे डेटा को मीनिंगफुल बनाता है। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं तो डेटा मीनिंगफुल, रिलेटेबल, कुछ रिलेशन हो डेटा में। ठीक है, तो ये मीनिंगफुल, पेन टैब अटक रहा है यहाँ पे, कोई बात नहीं, मीनिंगफुल हो, ठीक है, और रेलेवेंट हो, कुछ भी कहीं पे भी कबाड़ा ना भरा हो, मीनिंगफुल हो, रेलेवेंट हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें है ना, ये सारी हमारी कॉन्स्ट्रेंट्स के थ्रू हम कर पाते हैं कि हमारा डेटा कितना रेलेवेंट है। तो आइए जानते हैं इसको, एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे हम। बेसिकली टाइप्स ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा कि कैसे ये डेटा में रेलेवेंस ला रहा है। ठीक है, तो हम इधर कॉन्स्ट्रेंट्स डिस्कस करने वाले हैं अपने। ठीक है, कॉन्स्ट्रेंट्स, और इसको ऐसे लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, हम कॉन्स्ट्रेंट्स डिस्कस करने वाले हैं और अपना पहला कॉन्स्ट्रेंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला कॉन्स्ट्रेंट क्या होता है, तो सबसे पहला कॉन्स्ट्रेंट आता है हमारा वैल्यू कॉन्स्ट्रेंट। ठीक है, जैसे कि एक कॉलम बेसिकली किस टाइप की वैल्यू जो है वो होल्ड कर सकता है। ठीक है, जैसे कि रोल नंबर जब हम कंसिडर करते हैं तो रोल नंबर जो है वो हमारे नेगेटिव नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये हमारा वैल्यू कॉन्स्ट्रेंट है कि किस टाइप की वैल्यूज जो है वो होल्ड कर सकते हैं। हम रोल नंबर को देंगे तो इंटीजर्स ही, लेकिन हमें क्या देना पड़ेगा, पॉजिटिव इंटीजर्स देना पड़ेगा। ठीक है, वो भी 0 से ग्रेटर। ठीक है, तो ये हमारा वैल्यू कंस्ट्रेंट है ऑन रोल नंबर की नेगेटिव वैल्यूज नहीं हो सकती हैं, 0 भी नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा आता है हमारा यूनिकनेस कंस्ट्रेंट। दूसरा आता है हमारा यूनिकनेस कंस्ट्रेंट। ठीक है, यूनिकनेस कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है कि हमारी जो एग्जाम्पल के थ्रू ही लेते हैं कि हमारा जो हर स्टूडेंट होगा ना उसका रोल नंबर यूनिक होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी डेटा को रेलेवेंस ऐड कर रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट का रोल नंबर यूनिक होना चाहिए। अगर एक ही स्टूडेंट के पास मल्टीपल रोल नंबर्स हैं तो मतलब वो जो है हमारा डेटा जो है वो करप्टेड है, गलत है। तो ये कॉन्स्ट्रेंट अगर डेटा पे डला होगा तो हमारे पास जो है डेटा की रेलेवेंस जो है वो बनी रहेगी। ठीक है, तो जैसे कि ये हो गया हमारा यूनिक कॉन्स्ट्रेंट। ठीक है, तीसरा कॉन्स्ट्रेंट हम डिस्कस करते हैं। तो तीसरा कॉन्स्ट्रेंट क्या होता है हमारा, तीसरा होता है हमारा कार्डिनैलिटी कॉन्स्ट्रेंट। अब कार्डिनैलिटी कॉन्स्ट्रेंट क्या होता है, ठीक है, नाम हम ऐसे ऐसे लेते हैं बट इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। कार्डिनैलिटी कॉन्स्ट्रेंट हमारा बेसिकली ये होता है कि जैसे कोई डेटा है हमारा जो कि इतनी से इतनी वैल्यू में ही रेंज करने वाला है। समझ लीजिए जैसे कि अगर हमारे स्कूल में 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ठीक है, एक स्कूल में 100 स्टूडेंट्स हैं तो रोल नंबर 1 से 100 तक ही रेंज करना चाहिए, राइट। तो ये हमारा कार्डिनैलिटी कॉन्स्ट्रेंट है कि इतनी ही रेंज जाएगी। ये हमारा लोअर बाउंड हो गया, ये हमारा अपर बाउंड हो गया। अगर हम इसको ऑल रियलिटी की वर्जन से समझे तो जैसे हमारा बीपी होता है तो बीपी की जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से 3 तक होती है। ठीक है, तो यही हमारी बीपी की रेंज होती है, 0 से 3। ठीक है, तो जब हम ये चेक करते हैं तो हम यही बोलते हैं कि बीपी की रेंज 0 से 3 है। तो ये जो रेंज है इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्डिनैलिटी कॉन्स्ट्रेंट, कि ये इसका लोअर बाउंड है, अपर बाउंड है, इसको पार नहीं करना चाहिए हमारी वैल्यू या डेटा, वरना इसकी रेलेवेंस जो है वो खराब होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हमारा चौथा कॉन्स्ट्रेंट क्या है। चौथा कॉन्स्ट्रेंट हमारा टाइप कॉन्स्ट्रेंट।
तो टाइप कंस्ट्रेंट भी बहुत इजी है टू अंडरस्टैंड। आई गेस हमें नाम से ही पता लग रहा है कि अगर रोल नंबर है तो वो क्या होगा, न्यूमेरिक होगा। ठीक है, अब जैसे कोई नेम है उसमें मैं स्ट्रिंग डालूंगी डेटा। ठीक है, जैसे कि अगर मेरा कोई नेम्स है उसमें मेरा स्ट्रिंग डेटा आना चाहिए, वो भी अल्फाबेट्स वाला। ठीक है, अल्फाबेट्स वाला। अगर किसी का नाम 99 आएगा, ठीक है, अगर किसी का नाम 99 आ रहा है तो ये जो है कि गलत है, मतलब हमारा जो नाम है ये सही नहीं है। तो हमें कुछ टाइप कॉन्स्ट्रेंट्स डालने पड़ते हैं अपने डेटा पे, ताकि वो रेलिवेंट बने रहे और absurd वैल्यूज ना जनरेट करे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टाइप कॉन्स्ट्रेंट। फिफ्थ आता है हमारा, फिफ्थ की बात कर लेते हैं, वो होता है हमारा डोमेन कॉन्स्ट्रेंट। डोमेन कॉन्स्ट्रेंट क्या होता है, ये भी काइंड ऑफ रेंज की तरह ही है कि हम रेंज स्पेसिफाई कर रहे हैं, लेकिन ये जो है ये चेंज नहीं होने वाला हमारा कभी भी। ठीक है, मतलब ये इसका डोमेन है तो ये वही रहेगा। जैसे नेम क्या कहते हैं, स्टूडेंट्स जो है वो चेंज हो सकते हैं, है ना। जैसे अब और बच्चे एडमिशन ले ले तो 200 स्टूडेंट्स हो गए, तो अब 0 से 200 हो जाएगी रेंज। ठीक, सॉरी 1 से 200 हो जाएगी रेंज। लेकिन डोमेन कॉन्स्ट्रेंट क्या होता है बेसिकली, कि इसका डोमेन है। जैसे समझ लीजिए जो डेज है हमारे, ये तो कभी चेंज नहीं होंगे, है ना। जैसे हर मंथ में 1 से 31 तक ही डेज रहने वाले हैं। ठीक है, और जो 30 वाले होते हैं उन पे भी हम कॉन्स्टेंट्स लगा सकते हैं। मंथ्स जो है वो हमारे 1 से 12 ही रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे डोमेन कॉन्स्टेंट्स होते हैं जो हमेशा फिक्स्ड रहने वाले हैं और कभी चेंज नहीं होंगे। तो ये हमने कॉन्स्ट्रेंट्स भी समझ लीजिए, हमने टोटल 5 कॉन्स्ट्रेंट्स डिस्कस करे। ठीक है, जो कि हमारे डेटा को जो है रेलिवेंस ऐड करते हैं। वैल्यू कॉन्स्ट्रेंट, यूनिकनेस, कार्डिनलिटी, टाइप एंड डोमेन। तो ये हमारे 5 कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं जो कि डेटा को मीनिंगफुल बनाए रखते हैं। उसके अलावा हमने ऑपरेशंस डिस्कस करे जो कि डेटा ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करते हैं, है ना। यूनियन, जॉइन और सब स्ट्रक्चर एक्सट्रैक्शन और सबसेटिंग। ठीक है, उसके अलावा हमने स्ट्रक्चरिंग, तो हमें पता ही है कि क्या होता है, स्ट्रक्चर डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, सेमी स्ट्रक्चर्ड। ठीक है, तो ये सारे हमारे कंपोनेंट्स थे ऑफ बिग डेटा मॉडलिंग। ठीक है, विच इज़ वेरी नेसेसरी ताकि हम क्लियर इंसाइट्स पा सके और अपने डेटा को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज रख सके। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको बिग डेटा मॉडलिंग समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस।